फिजिकल एजुकेशन लेसन नंबर 4। इसमें जैसा कि पीछे हमने आपको बताया था उसी के अंतर्गत इसमें जो आपकी मेंटल या हेल्थ से संबंधित डिसीजें हैं, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। अब इसमें से देखिए OCD। OCD मीन्स आपका होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, भ्रामिक बाध्यकारी विकार। इसमें क्या होता है कि रिपीटेशन करने की आदत होती है। जैसा कि कोई बच्चा, उसको क्या लग रहा है कि मैंने ढंग से हाथ साफ नहीं किए, तो वो स्टेप बाय स्टेप एक बार हाथ धो लिए, 2 बार धो लिए, 3 बार धो लिए, तो उसको साइकोलॉजिकल क्या लगता है कि मेरे हाथों में गंदगी लगी हुई है। तो इस टाइप से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं OCD मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि उसको भ्रम रहता है कि जैसे हमने कोई चीज़ जो है वो ढंग से नहीं की, जैसे रिपीटेशन, हाथों को धोना, बार बार किसी एक काम को करना, ये इसमें कार्य का बार बार करना पाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार की मानसिक विकृति, मतलब मानसिक परेशानी होती है। इसमें हर समय ये रहता है कि किसी भी आयु के व्यक्ति को हो सकती है बीमारी। और इसमें क्या होता है कि ये मानसिक विकार है जिसमें अनचाही चीज़ें, अनवांटेड चीज़ वो बार बार करता है, निरंतर करता रहता है। अब इसके देखिए कॉज ऑफ OCD। कॉज ऑफ OCD, इसके जो मेन कारण है वो मस्तिष्क में सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है उसमें किसी भी प्रकार से रुकावट होती है, उसके कारण ऐसा ये होता है। और इसमें जो मानसिक रूप से, जैसे हमारा इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे एक बार जो संदेश है वो दूसरी जगह न पहुंचना, संदेश का आदान प्रदान सही तरीक़ा से न होना भी इसके मुख्य रूप से कॉज में आता है। तो इस प्रकार ये आपका जो OCD था उसमें सबको समझ में आ गया होगा। किसी काम को रिपीटेशन करना, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, इस समय आप कोरोना में देख रहे होंगे कि बार बार कहा जा रहा है कि हाथ धोएं, तो ये तो एक बीमारी से बचने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने पता चला मोबाइल अगर किसी ने छू लिया, उसको लगा गंदा हो गया, तो उसको भी पानी से धो डालते हैं। तो वो क्या हो गया कि वो मानसिक एक तरह से बीमारी या परेशानी हो जाती है। अब इसमें इसी में देखिए आगे ODD, नेक्स्ट पॉइंट है ODD। ODD मीन्स होता है अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ODD मीन्स हो गया अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि ODD में जो बच्चे का अस्त व्यस्त या भिन्न प्रकार का व्यवहार करने लगता है, यानी जैसे एक हौज पौज जैसी स्थिति क्रिएट कर देता है। उसमें क्या होता है कि ये वो बिहेवियर का एक समूह होता है जिसमें अस्त व्यस्त व्यवहार भी कहा जाता है, इसलिए इसको इस नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चा चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देता है, छिन्न भिन्न कर देता है, तोड़ देता है। जैसे आपकी लाइब्रेरी है तो उसने किताबें निकाल के डाल दी, आपके मान लीजिए बास्केट में सब्जियां रखी हैं उनको फैला दिया, उसने घर का जो जरूरी सामान है उसको तितर बितर कर दिया, उसको तोड़ फोड़ने लगा। यानी कि उसको जो सामान को अस्त व्यस्त करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ, जो एक टेंडेंसी होती है, जैसे उसको सामान को बिखेर देना, ठीक है, तोड़ फोड़ कर देना, एक जगह को उठा के दूसरी जगह पर डाल देना। तो ये सब इसमें किस में आता है कि ये आपके ODD, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ODD में आता है। इसके देखिए कॉज क्या है। एक तो इसमें हो सकता है
जैविक या आनुवांशिक, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर होता है कॉजेज में। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक रीजन या हेरिडिटी। तो जेनेटिक में उसमें देखिए आपका क्या होता है कि जेनेटिक फैक्टर जो हम पूर्वजों से एक बीमारी ट्रांसफ़र होकर आती है, जैसे हमारे दादा दादी बाबा परबाबा को कोई बीमारी है और वो ट्रांसफ़र होके वो बच्चों के या बच्चों के बाद एक दो पीढ़ी छोड़ के जो आती है उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक फैक्टर। तो ये इसका भी एक कारण है कि ये जेनेटिक फैक्टर के द्वारा भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा इसको देखिए फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर इसमें क्या होता है कि जैसे कभी एक्सीडेंट वगैरह हो गया या कोई चोट लग गई, ठीक है, और या हार्मोन्स मस्तिष्क में रसायन जो है उसको क्या कंट्रोल, रसायन जो है वो ज़्यादा बनना है या कम बनना है, या जो दिमाग है ब्रेन है उसको कंट्रोल में जैसे उसको रसायन को रखते हैं लेकिन किसी कारण से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अधिकता या कमी होती है किसकी, रसायन है, तो उसको ये संदेश प्राप्त करने में, दूसरे के संदेश पहुंचाने में समस्या आती है, उसको हम क्या कहते हैं, ODD, उसको हम क्या कहते हैं, ODD कह देते हैं, ठीक है। क्योंकि उसको क्या है कि अपनी बात मतलब जब दिमाग में जो रसायन बनते हैं उसमें कुछ कमी हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो दिमाग का जो सिस्टम है उसमें कुछ कमी आ जाती है जिससे कि वो संदेश को आगे पीछे नहीं कर पाता है। उसके बाद देखिए मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, सामाजिक कारक भी होते हैं, ठीक है, जैसे गरीबी और घर में कलह का वातावरण, ठीक है, और उसके बाद आपके असंगत है ना, और या चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना दूसरे की वजह से, आपको अगर जैसे कोई परेशान कर रहा है उस वजह से। अब देखिए डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स, अब इसके अंतर्गत हम आगे चलेंगे। डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स, एटिक्वेट्स देखिए, तो इसमें क्या होता है, ये दिव्यांग व्यक्ति जो होता है, डिसेबल्ड पर्सन होता है, उसमें उसके संपर्क करने के तरीके में, ठीक है, मैनर्स ऑफ जो आप संपर्क करते हैं उसके संपर्क करने के तरीके के साथ दिशा निर्देशों का समूह होता है। किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट या उसके लिए जब हम उसको संपर्क करते हैं और उसको कुछ अपनी दिशा निर्देश डायरेक्ट करते हैं, उसको दिशा निर्देश देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, तो वो एक इसका एक समूह होता है, उसको हम कहते हैं डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स, ठीक। अब जनरल डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स क्या होते हैं, देखिए जनरल डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स, ठीक है। जनरल एटिक्वेट्स में क्या आ जाता है, देखिए हमेशा उस व्यक्ति जो डिसेबल पर्सन है उसको हमें महत्व देना चाहिए, उसको हमको क्या करना चाहिए, उसको एक सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, उससे आगे हाथ बढ़ा के मिलना चाहिए, उसको आप जो है अपना परिचय स्वयं दें, ठीक है। आपने देखा होगा कोई व्हील चेयर पे बैठा हुआ है तो ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे वो व्हील चेयर पे उसको उठना पड़े, या जैसे आपने देखा वो होगा वो आप उससे बड़े तो वो आपके पैर छूना चाहता है तो उसको झुकना पड़ेगा तो उसके कमर पर जोर पड़ सकता है, वो गिर भी सकता है, इसलिए हमें उसको पहले से ही नहीं, ठीक है बेटा, इस तरह मतलब उसको ट्रीट ऐसा करना चाहिए जैसे कि हमें उसको कम से कम उसको हमारे मिलने पर असुविधा हो, और हम जो है हम उसको ऐसा दिशा निर्देश देते हैं
कि जिससे उसको अच्छी से अच्छी गाइडलाइन मिल सके। जैसे पहिएदार कुर्सी, जो आपकी कुर्सी होती है, ठीक है, तो उसका प्रयोग करने पर उसके सिर या कंधे पर थपकी के द्वारा संरक्षण या कृपा करके कभी न दिखाएं। जैसे आपने देखिए जो व्हील चेयर चलाते हैं तो उसको हमेशा ऐसा नहीं करें कि वो एक अपाहिज है, मतलब उसको ऐसा ट्रीट ना करें। हमें आपको उसके सामने ऐसा ट्रीट करना चाहिए कि वो दुनिया के सभी काम कर सकता है और वो एक हर तरीक़ा से मॉरल लेवल से लेके और एक सक्षम और व्यक्ति है, ठीक है, वो आत्मनिर्भर व्यक्ति है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब किसी भी प्रकार से उसको ये इंडिकेशन हो कि हाँ भाई ये बीमारी से पीड़ित है या उस टाइप से, ठीक है। तो ये उसकी जनरल डिसेबिलिटी एटिक्यूट्स में आ जाता है, ठीक है। अगर किसी को बात करने में कठिनाई है तो हमें उसकी बात ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है, और उससे बार बार रिपीटेशन नहीं करवाना चाहिए कि चलो दोबारा बोलो, मुझे समझ में नहीं आया, ये अब के दोबारा बोलो। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं तो हमको उसको सामने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि उसकी किस प्रकार की परेशानियाँ और वो किस तरह अच्छी से अच्छी प्रेरित हो। हमें उसकी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए और प्रेरित करना चाहिए कि वो निरंतर अपने उसमें काम कर सके। अभी आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे होते हैं जिनके हाथ नहीं हैं लेकिन गॉड गिफ्टेड वो अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, वो पैर से भी बहुत अच्छा लिखने लग जाते हैं। तो क्या है कि वो एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता उनके लिए खुल जाता है। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेटजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एसेंशियल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रिया को सुगम या सुलभ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ठीक है। टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज essential for children। तो इसमें देखिए हमको क्या करना चाहिए, निरंतर मेडिकल चेकअप नंबर 1, मेडिकल चेकअप। ऐसे बच्चों को निरंतर मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए जिससे ये मालूम पड़ जाए कि हमको इसको ये कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, इसमें इम्प्रूवमेंट की कहाँ आवश्यकता है और इसका बीमारी का या परेशानी का जो ग्राफ नीचे तो नहीं गिर रहा है, उससे बचने के लिए हमें इसका निरंतर जो है जैसे मंथली या वीकली उसका चेकअप जरूर होना चाहिए जिससे कि उसके डेवलपमेंट के या गिरावट के बारे में हमको अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए। शारीरिक क्रियाओं से संबंधित उपकरण इक्विपमेंट्स। अब देखिए दूसरा आ जाता है पॉइंट इक्विपमेंट। तो देखिए बच्चे की क्षमता के, बच्चे की परेशानी के हिसाब से उसके इक्विपमेंट का हमें निर्माण करना चाहिए, उसको प्रोवाइड उसको मिलने चाहिए। जैसे उसकी जिस प्रकार की परेशानी, मान लीजिए जिसको पैर में दिक्कत है तो हमें पैर में दिक्कत है तो व्हील जो साइकिल रिक्शा है तो उसकी क्वालिटी उसी हिसाब से होनी चाहिए। मान लो कम क्षमता है तो उसके लिए थोड़ा सस्ता भी चलेगा, लेकिन अगर उसको ज़्यादा उसके पैर भी खराब है लेकिन उसके हाथों में भी दिक्कत है तो उसको हमें स्टैंडर्ड क्वालिटी का देना चाहिए जिससे उसके बॉडी पे ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक। और अगर उसके हाथ हेल्दी हैं, अपर पोर्शन अच्छा है तो उसके लिए मतलब उसकी एक्सरसाइज होती रहे तो थोड़ा सा भारी भी चलेगा। लेकिन इक्विपमेंट हमेशा उसकी डिमांड के अनुसार ही हमें करना चाहिए, ज़बरदस्ती उस पर नहीं थोपना चाहिए। इस तरह उनको जो इक्विपमेंट पर ध्यान रखना चाहिए। इक्विपमेंट बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, जिस प्रकार बच्चे की आवश्यकता है उसी प्रकार से इक्विपमेंट होने चाहिए। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, देखिए बच्चे के लिए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में क्या है कि बच्चे के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड। इसमें क्या होता है कि उसको विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए देखिए जो क्लाइमेट है
वो उस टाइप से होना चाहिए कि रिलैक्स वाला वातावरण हो, ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति नहीं हो, उसको बार बार टोका नहीं जाए, ठीक है, और उसको ये लगे कि वो तो सामने वाले बच्चे जो खेल रहे हैं उनसे एक दूसरे से प्रेरित हो सके, उसके अंदर हीन भावना नहीं आए। इसलिए क्लाइमेट जो है वो भी होना चाहिए। ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल, ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी, उसके दिशा निर्देश भी निरंतर धीरे धीरे उसको देते रहना चाहिए, जिससे उसको ये पता चल सके कि उसको किस डायरेक्शन में और अच्छा करने की आवश्यकता है। ठीक, उसके बाद बच्चों के पुराने अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए। हमें क्या है कि चिल्ड्रंस प्रीवियस एक्सपीरियंस मस्ट बी टेकन इन कंसिडरेशन। जो पुराना उसका एक्सपेरिमेंट है, उसको कहाँ कहाँ दिक्कत आई, उनको सॉर्ट आउट, उसको पॉइंट बना के रखना चाहिए। फिर उनको कहना चाहिए कि आपको इन पॉइंटों पे ध्यान देना बेटा, आपको इन चीज़ों पे अच्छी तरह इम्प्रूवमेंट करना है। तो क्योंकि जो पुराने उसको दिक्कतें आई, उसको जब बार बार फेस ना करें, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेटजी शुड बी यूज्ड। हमें विभिन्न प्रकार की जो बौद्धिक युक्तियाँ होती हैं उनको आप प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उसको हमेशा ये लगे कि बच्चे को हमें कुछ नया मिल रहा है, कुछ पुराना नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं टू मेक फिजिकल एक्टिविटी असेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिससे बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में और अच्छा किया जा सके। इसी के साथ अब ये आपका चैप्टर जो है वो फिनिश होता है और आप इसको अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, और इसमें से एक कोई बीमारी वगैरह पेपर में आ जाती है और या ये पूछ लिया जाता है, बस इतना ही इसमें काफ़ी है।